वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है सिंध रोबोटिक्स कंपनी। इस क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट तो डायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है, लेकिन हम एडिशनली जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से भी सेम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे होंगे, यानी रेलिवेंट पोर्शन को सिर्फ जो है डबल बना रहे होंगे, ताकि आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का जो डिफरेंस है उसको भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और इससे आप ये भी सीखेंगे कि हर क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड कैसे अप्लाई किया जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ द सिंध रोबोटिक्स कंपनी फॉर 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स आर शोन बिलो। तो 2013 एंड 14 यानी लास्ट ईयर का डाटा जो है लेफ्ट और करंट डाटा। इसमें जो है लैंड हमारे सामने है। लैंड में हम देख सकते हैं कि इंक्रीज है। उसके बाद बिल्डिंग्स में भी इंक्रीज है और प्लांट। सो डेफिनेटली देयर आर एडिशंस। फिर जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन बेसिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि इंक्रीज हो रही है, जिससे हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन करंट एसेट्स के बाद हमें इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, फिर करंट एसेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद इक्विटी के अंदर कैपिटल है जिसमें शेयर, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर हम नोटिस करें तो 20 से 0 का हो रहा है, 0 से 20 का हो रहा है बेसिकली। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो या तो प्रॉफिट और लॉस जीरो है, या प्रॉफिट जितना हुआ होगा उतना डिविडेंड दे दिया गया होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखें कि जो ओपनिंग टाइम है उस पर बैंक है, लेकिन बैलेंस है। जबकि ओवरड्राफ्ट में ओपनिंग टाइम पर नील है और क्लोजिंग टाइम पर बैलेंस मौजूद है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम दी हुई है। अब हम क्योंकि करंट ईयर को फोकस कर रहे होंगे तो जो हमें फोकस करना है वो 2014 को फोकस करना है। लास्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जस्ट एडिशनल डाटा है, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के काम नहीं आएगी। फिर ये है कि ओनली वन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ईच ईयर विच इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर, यानी जितना डिविडेंड एक साल में होता है वो नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया जाता है। जिस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में भी पढ़ते हैं कि फाइनल डिविडेंड जो है वो जिस ईयर से रिलेट कर रहा होता है उससे नेक्स्ट ईयर में वो एजीएम अप्रूवल के बाद पे हो रहा होता है। नो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, यानी एसेट्स में कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। तो जो भी चेंज आ रहा है एसेट्स में वो या रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा होगा या एडिशन की वजह से आ रहा होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो लेट्स से कि इसके 12 मार्क्स हैं और एडिशनली हम 5 मार्क्स के लिए इनडायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आंसर जब मेंशन करेंगे तो एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे, सिंध रोबोटिक्स कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। इसमें सबसे पहले जो हमें एक्टिविटी बनानी है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाने। और इसमें जो हमारी वेरी फर्स्ट फिगर होगी वो होगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हम एक नोट बनाएंगे और उस नोट के अंदर उसको कवर करेंगे। सो नोट बनाने की तरफ चलते हैं। सो डायरेक्ट मेथड क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है तो अगर उसको फॉलो करते हैं तो उसकी बेस पर हमें बेसिकली कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट करना होगा और कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करना होगा, जिसके बाद हमारे पास जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी फिगर आ जाएगी। लेकिन अब जाहिर बात है ये दोनों फिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें नहीं मिलती, तो इनकी हमें सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम एक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की वर्किंग बनाएंगे और इसी तरह से एक वर्किंग हम बनाएंगे कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। अच्छा, अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली जो रेलिवेंट डाटा है क्वेश्चन में वो चाहिए, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और फोकस करते हैं प्रॉफिट और लॉस की तरफ। तो यहाँ से हम जो प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स हैं उनको नोटिस कर लेते हैं।
रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। तो रेवेन्यू की फिगर हम, क्योंकि रेवेन्यू का ताल्लुक कस्टमर से है, तो अपने 1.1 नोट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जो बाकी आइटम्स हैं हमारे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इनका ताल्लुक हमारे सप्लायर, एम्प्लॉयज़ और एक्सपेंसेस से है, तो इनको हम वहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके बाद हमें जो है वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को कंसीडर करना है और एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करना है। तो पहले हम एडजस्टमेंट्स ले लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली फिगर हमें चाहिए, जो एडजस्टमेंट की जाती है वो नॉन कैश आइटम्स की जाती है। और वन ऑफ द आइटम जो इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली हमने स्टडी करते हुए देखा है वो है डेप्रिसिएशन। तो वी कैन सी के जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 14,000 से बढ़कर 16,000 हो गई है। तो इसका मतलब है कि 2,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर चार्ज करना चाहिए। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद मज़ीद क्वेश्चन के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है नॉन कैश एक्सपेंसेस की, क्योंकि कोई बताया हुआ है कि सेल नहीं हुई, बैड एंड डाउटफुल डेट का कोई जिक्र नहीं है, और इस तरह की कोई और आइटम नहीं है जिसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से हो। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, आल्दो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऊपर इंक्लूड किया, लेकिन इसको ऐड बैक करना चाहिए ताकि हमारी एडजस्टमेंट हो जाए। और इंटरेस्ट का क्योंकि सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए होता है। अब हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेनी है। तो 1.2 के अंदर हम रिसीवेबल के अलावा लेंगे, और रिसीवेबल का जो चेंज है वो हम 1.1 के अंदर ले रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो फिगर्स हैं क्वेश्चन में वो रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल्स वगैरह की क्या फिगर है। सो इन्वेंट्रीज का हम फिगर देखते हैं। 10,000 से इंक्रीज है। रिसीवेबल में भी 10,000 से इंक्रीज है। और करंट लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं तो ट्रेड पेबल, इसमें हमें 20,000 का इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो सभी इंक्रीजेज हैं, इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू के अंदर रिसीवेबल का इम्पैक्ट अगर लेते हैं तो रिसीवेबल का इंक्रीज लेस किया जाएगा 10,000 से। इसके बाद जो है इन्वेंट्रीज का इम्पैक्ट ले लेते हैं, इन्वेंट्रीज में भी इंक्रीज है। अच्छा, रिसीवेबल की अगर नेट कैलकुलेशन भी शो कर देते हैं कि 40 से 50 हो गए हैं। इन्वेंट्रीज जो हैं वो 55 से 65 हो गई हैं, तो 10,000 का इंक्रीज़ है। और पेबल का जो इंक्रीज़ है उसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो 40 से 60 हो गए हैं, तो ये 20,000 ऐड होगा। अब हमारी जो सब कैलकुलेशंस हैं वो कंप्लीट हैं। जैसे 1.1 की ये जो कैलकुलेशन है इसका हम टोटल कर लेते हैं 190,000, और 1.2 की जो कैलकुलेशन है इसका भी टोटल कर लेते हैं 155,000। इन फिगर्स को जब हम ऊपर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, दैट इज 35,000। और ये हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन की है। एडिशनली अगर हम सेम कैलकुलेशन अब इनडायरेक्ट मेथड से करें तो वो कैसे की जाएगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वैसे तो अगर क्वेश्चन में मेथड बताया हुआ हो तो वो फॉलो करना चाहिए, ना बताया हुआ हो तो फिर आपकी चॉइस होती है कि कौन सा मेथड फॉलो करें। इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना आसान रहता है, इसलिए मोस्टली यही फॉलो कर रहे होते हैं हम। तो यहाँ पर अभी हमने डायरेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट भी साथ के साथ हम बना देते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन करें तो हम सबसे पहले हमारी जो फिगर चाहिए होगी वो प्रॉफिट की फिगर चाहिए होगी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। सो डायरेक्ट मेथड अमाउंट, इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट हमारा पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और अब इसमें एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। अच्छा, अब एडजस्टमेंट्स जिस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड में की हैं
सेम एडजस्टमेंट्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हों। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस की, डेप्रिसिएशन 2000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करेंगे 13,000। तो बिल्कुल जैसे यहाँ एडजस्टमेंट्स की थी वही इनकॉर्पोरेट की। फिर हमने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हमने रिसीवेबल अलग लिया था और बाकी आइटम सेपरेट लिए थे। बस इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन ले लेनी है, यानी इन्वेंट्रीज फिर रिसीवेबल और फिर ट्रेड पेबल, इनका इम्पैक्ट एक ही कैलकुलेशन के अंदर ले लेना। तो जिस तरह से हमने ऊपर फिगर शो की थी, रिसीवेबल में देखें 10,000 लेस, इन्वेंट्रीज में भी और पेबल्स में भी सेम इसी तरह रिसीवेबल में 10,000 लेस, इन्वेंट्रीज में भी और पेबल में 20,000 का ऐड करना। तो अब अगर हम टोटल कर लेते हैं इस नोट का जो हमने इनडायरेक्ट मेथड के लिए बनाया है, दैट वुड बी 35,000, और ये इक्वल है जब हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड से की थी। तो कैलकुलेशन चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें, उससे आपकी अमाउंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो वंस वी हैव कैलकुलेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो अब हम अपनी मेन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो हमने नोट 1 में फिगर फाइंड आउट किया है उसको मेंशन कर दें, 35,000। अब हमें वो आइटम्स लेने हैं जिनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी जो इंटरेस्ट है उसका एक्रूवल नहीं बताया हुआ, यानी अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल नहीं है और टैक्स का भी पूरे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो उतना ही पे हुआ होगा जितना हमारा एक्सपेंस है, यानी 13,000, और इनकम टैक्स जो है वो नहीं गिवन तो उसको हम ज़ीरो ले लेते हैं। तो अब हमारे पास हमारी जो पहली एक्टिविटी है उसका टोटल आ जाएगा। नेट कैश फ्रॉम अगर पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया तो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वो हम मेंशन कर देते हैं, दैट वुड बी 22,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसके अंदर हम फोकस करेंगे नॉन करंट एसेट्स पे और जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे, और इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो। अब नॉन करंट एसेट्स अगर आप देखें तो लैंड के अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन लैंड के अंदर जो चेंज आ रहा है साथ ही उतना ही चेंज हमें नज़र आ रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। तो लैंड 43 से जो 63 हो रही है ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से हो रही है, इस चेंज को तो हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। बिल्डिंग की बात करें तो 50 से 90,000 हो रही है, प्लांट 11,000 हो रहा है। तो इनमें एडिशन है और लैंड का जो चेंज है वो जैसे हमने डिस्कस किया वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ रिलेट करता है। तो एक तो हमें ये पता चला कि कुछ बिल्डिंग्स परचेज की गई हैं, दूसरी बात ये पता चली कि कुछ प्लांट परचेज किए गए हैं, लैंड परचेज नहीं की उसमें रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये 50 से 80 की हो रही हैं, तो ये भी परचेज की गई हैं, इनमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये हमारा फोकस है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। करंट एसेट्स में जब हम देखते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, और प्रॉफिट और लॉस में देखते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह नहीं है जिसको हम इन्वेस्टिंग में शो करें। तो सिंपली हमारा फोकस नॉन करंट एसेट्स पे रहेगा। तो सबसे पहले हम परचेज ऑफ बिल्डिंग को शो कर देते हैं, जो कि 50 से 90,000 हो गई हैं, यानी 40,000 का हमारा आउटफ्लो हुआ है। फिर प्लांट की बात करते हैं तो ये 10,000 से 11,000 हो गई हैं, यानी 1,000 का रुपीज़ इन थाउजेंड में इनफैक्ट टोटल 1 मिलियन का हमारा आउटफ्लो हुआ है। और फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो 50 से 80 की हो गई हैं, विच मीन्स के 30,000 का आउटफ्लो है। और एज वी डिस्कस्ड के इसके अलावा कोई और ऐसा आइटम नहीं था जिसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बन सके, तो टोटल कर लेते हैं। सो नेट कैश जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आएगा वो होगा नेट आउटफ्लो ऑफ
71,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद अब हमारा नेक्स्ट फोकस है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हमने फोकस करना है इक्विटी पे, बोरिंग इक्विटी और बोरिंग पे, और इन्हीं चीज़ों में देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट पॉसिबल है। तो इक्विटी में अगर नोटिस करें तो दोनों में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए एक वर्किंग बना लेते हैं, यानी इशू ऑफ शेयर्स तो हुए हैं और उसकी वर्किंग बना लेंगे। तो आसानी रहती है अगर हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का एक कंबाइन अकाउंट बना लें। क्रेडिट आइटम्स होते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का लिख देते हैं, फिर शेयर प्रीमियम का लिख देते हैं, इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी मेंशन कर देंगे, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। अब अगर हम टोटल करते हैं तो 64,000 आता है। सेम टोटल दूसरी साइड पर भी हमें मेंशन करना चाहिए। जो डिफरेंस है वो 12,000 का, जो रिप्रेजेंट करता है कि इतने शेयर जो हैं इशू हुए हैं और उसके अगेंस्ट कैश हमें रिसीव हुआ। तो ये फिगर हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की। शेयर इशू करने से हमारे पास इनफ्लो आया है 12,000 का, तो वो मेंशन कर देंगे। अब क्वेश्चन में मज़ीद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस का इम्पैक्ट तो लैंड के साथ ऑलरेडी कवर हो चुका है, और अब हमें नज़र आ रहा है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेम रह रहे हैं, तो डिविडेंड पेएबल का भी आगे अकाउंट है उसको फोकस करते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास लोन है वो 100,000 150,000 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लोन भी हमें प्रोसीड रिसीव हुई हैं, इसको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मेंशन कर देंगे। बोरिंग है तो इस वजह से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें शो करना होगा 50,000 का, ये भी इनफ्लो होगा क्योंकि हमें लोन रिसीव हुआ है। अब अगर हम देखें तो डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर भी कोई चेंज नज़र नहीं, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इन दोनों अकाउंट के सेम हैं। लेकिन एक और रेलिवेंट फिगर जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट, कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो रिटेन अर्निंग के अंदर चेंज क्यों नहीं आया। और उसका एक किस्म का कह लें कि पर्सपेक्टिव जो है वो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है कि ओनली वन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ईच ईयर विच इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर। तो इसको वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 20,000 का जो है ना डिविडेंड पे हो रहा है, लेकिन इसको टी अकाउंट के थ्रू भी प्रूव कर लेते हैं। तो हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाते हैं। रिटेन अर्निंग का जिस तरह से हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 25,000, प्रॉफिट की फिगर भी हमारे पास है 20,000। इस बेसिस पर अगर हम टोटल करेंगे तो 45,000 सेम दूसरी साइड पर भी हमें मेंशन कर लेना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 20,000 की आ रही है, और ये रिफ्लेक्ट करती है कि इतने का अमाउंट डिविडेंड पेएबल में ट्रांसफ़र हुई। तो अब डिविडेंड पेएबल के अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो डिविडेंड पेएबल का जिस तरह से क्वेश्चन में बताया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी 20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस भी 20,000, और साथ ही हमें ये पता चला है कि 20,000 की जो अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र हुई है। तो रिटेन अर्निंग में अगर डेबिट हुई है तो डिविडेंड पेएबल अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल आएगा हमारे पास 40,000, जो कि सेम दूसरी साइड पर भी होना चाहिए। अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमें वो अमाउंट पता चल रही है जो डिविडेंड पेएबल की हमने पेमेंट की है इन कैश, यानी डिविडेंड पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट, दैट अमाउंट इज 20,000। सो डिविडेंड कितने का पे हुआ हमें, वो हमें इस वर्किंग 3 से
इंफॉर्मेशन पता चल रही है। साथ ही स्पोर्ट में वर्किंग 2 भी हमें बनानी पड़ी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिविडेंड पेड लिखेंगे, इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं, वर्किंग 2 एंड 3, और 20,000 का आउटफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंसिंग के जो थे इशूज़ वो भी हमारे जब कंप्लीट हो गए, इक्विटी और बोरिंग हमने दोनों को देख लिया, तो इसका टोटल कर लेते हैं। द टोटल वुड बी 42,000 पॉजिटिव। अब जब हम तीनों एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रिकन्सिलेशन को बनाना है। तो 22,000, 71,000 आउटफ्लो एंड 42,000 इन फिगर्स को लेते हैं, तो नेट हमारे पास अमाउंट आ जाती है 7,000 का आउटफ्लो ज़्यादा है, तो नेट डिक्रीज हम कहेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। इसके अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऐड कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने हैं। तो बिगनिंग का मतलब है कि 2013 का डाटा, 3,000, ये फिगर हम मेंशन कर देंगे। और अब हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होने चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर। तो वो हमारे पास अमाउंट बन रही है 4,000 नेगेटिव। अब क्या ये मैच कर रही है क्वेश्चन के साथ, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस तो कैश का नील है, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव आ भी नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो 4,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ हमारा जो आंसर है वो मैच भी कर रहा है, तो हम अरिथमेटिकली भी एक्यूरेसी के बारे में श्योर हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसका टाइटल था सिंध रोबोटिक्स कंपनी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से, और इसका टाइटल है नादिर लिमिटेड। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नादिर लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं इसमें जस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह की फिगर की ज़रूरत होती है। तो इनडायरेक्ट मेथड से अभी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। फिर हमें एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, और 0 से 4,000 हो रहा है, यानी ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स में कमी हो रही है, ट्रेड पेबल, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, और टैक्स लाइबिलिटी की फिगर शामिल है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट पर दिया हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन भी इसी के अकाउंट में चार्ज करके निकालनी पड़ेगी। करंट एसेट्स में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल भी नेट दिए हैं। अदर रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक की फिगर गिवन है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज: 10% बोनस शेयर इशू हुए हैं मार्च में, और फिर राइट शेयर इशू हुए हैं जुलाई में। तो हमें नज़र भी आ रहा है कि शेयर प्रीमियम में इजाफा हो रहा है, 0 से 1,400 हो रहे हैं। सो ये बात यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9.5 मिलियन एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5.2 मिलियन। अब क्योंकि ऊपर जो डाटा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वो नेट पर है, तो बुक वैल्यू पर फोकस करेंगे। 5.2 मिलियन वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 4.8 मिलियन। तो डिस्पोज ऑफ कम पे किया है तो लॉस ऑब्वियसली राइज होगा, और ऑफ विच रुपीज 1.8 मिलियन आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 1.8 मिलियन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, और यानी रिसीवेबल हैं। तो इसको कैश फ्लो के अंदर इस 1.8 मिलियन को जहन में रखते हुए सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट में डेप्रिसिएशन दी हुई है। फोर्थ पॉइंट में ये बताया हुआ है कि फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1.1 मिलियन, और एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस as on 31st December 2017 amounted to rupees 112,000। 2016 में यानी लास्ट ईयर में ये फिगर 48,000 थी। अब हम करंट लाइबिलिटीज़ में देखते हैं तो ये फिगर फाइनेंशियल चार्जेस की नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि ये फिगर्स हमारे एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स के अंदर शामिल होगी। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट 5%। तो रिसीवेबल्स क्योंकि नेट पर दिए हुए हैं, और बेहतर ये होता है कि उन्हें हम ग्रॉस पर कंसीडर करें। तो जब हमें परसेंटेज बताई हुई है तो हम नेट से ग्रॉस वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। और क्वेश्चन का डाटा भी ऐसा ही है कि हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह की सेपरेट फिगर्स मौजूद नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस हम जो है अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो हम एंटिटी का नाम लिखेंगे, नादिर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। हमें पहली फिगर जो चाहिए वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके लिए हम नोट 1 डेवलप करेंगे। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर गिवन 8955। अब हमें एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी है। तो एडजस्टमेंट्स में हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट्स होती हैं नॉन कैश आइटम की। तो इस क्वेश्चन को जब हम रीड कर रहे थे तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक फिगर तो डेप्रिसिएशन की दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,350,000। तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक कर देंगे। इसके अलावा जो है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बताया हुआ है, तो डाउटफुल डेट का एक्सपेंस भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि एक तो ये बताया हुआ है कि वो 5% पर मेंटेन हो रहा है। दूसरी बात ये कि रिसीवेबल्स की फिगर गिवन है नेट पे। अब नेट का मतलब ये है कि ये फिगर जो हमें करंट एसेट्स के अंदर गिवन है, ये 100% फिगर नहीं है। ये रिसीवेबल का 5% लेस करके 95% फिगर है। तो अगर हम 5% प्रोविजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फिगर 95% है। तो इसका एक आसान तरीक़ाकार जो है और लॉजिकल है वो ये है कि हम अगर इस अमाउंट को, जो कि 95% को रिप्रेजेंट करती है, 95 से डिवाइड करें तो 1% की वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो 5% की वैल्यू आ जाएगी, और 5% की वैल्यू बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू है। तो बेस्ड ऑन दैट हम डाउटफुल डेट्स का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने रिसीवेबल्स को जो है क्लोजिंग टाइम पर भी 95 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया। इससे हमारे पास जो है ओपनिंग क्लोजिंग बेसिकली प्रोविजन आ गई, और फिर हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन भी सेम मेथड से आ गई। वंस अगेन 95 से डिवाइड किया तो 1% वैल्यू आई, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5% वैल्यू आ गई। और क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो ही डाउटफुल डेट के एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 126। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी और नॉन कैश आइटम की इंडिकेशन नहीं है, जैसे अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट वगैरह। तो फिर अब चलते हैं वो आइटम जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो सकता है। तो एक डिस्पोजल क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसको देखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक प्लांट जिसकी बुक वैल्यू 5.2 मिलियन थी, उसको डिस्पोज ऑफ किया है 4.8 मिलियन। तो इट मीन्स के इस पर हमारा 400,000 का लॉस आएगा, ये मेंशन कर लेते हैं। तो लॉस को ऐड बैक कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ये लेस हुआ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है। तो फिर अब हम फाइनेंस कॉस्ट को ऐड बैक कर देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर हमें बताई हुई है 1100,000।
इसके बाद जब हम एडजस्टमेंट्स कर चुके होते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं, इन्वेंट्री की फिगर को फोकस करते हैं। तो इन्वेंट्री की फिगर हमें डिक्रीज नजर आ रहा है 5750 से 5600। 150 ऐड हो जाएगा। उसके बाद रिसीवेबल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिसीवेबल नेट पर हैं तो हमने इनको ग्रॉस पिक करके लेकर आना है। 5% प्रोविजन लेस हुई भी है, तो जब इसको 95% से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100% रिसीवेबल की अमाउंट आ जाएगी। तो ग्रॉस पर वैल्यू लेकर हम इसको नोट करेंगे। तो रिसीवेबल में इंक्रीज है, 95% से डिवाइड किया ताकि जो नेट फिगर है वो ग्रॉस फिगर में कन्वर्ट हो जाए। 2520 का डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास अदर रिसीवेबल्स हैं, लेकिन अदर रिसीवेबल्स में एक इशू है कि ये सारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ये एक पॉइंट बताया हुआ है कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड भी 1.8 मिलियन या 1800,000 ऐसे हैं जो अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो जो अमाउंट रेलिवेंट होगी नॉन करंट एसेट से वो तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, तो ऑपरेटिंग के अंदर उसको नहीं लेंगे। तो 2385 में से ये 1800 माइनस करके फिर हमें 800 के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए। तो 2385 में से 1800 जो इन्वेस्टिंग से रिलेट करते हैं उनको सेपरेट कर दिया और 800 के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 215 का डिक्रीज आ जाता है। इसके बाद कैश एट बैंक है, वो तो कैश की रिकन्सिलेशन के अंदर कवर होगा। अब हम ट्रेड पेबल्स की फिगर ले लेते हैं। 1900 हो गए हैं फ्रॉम 1400। तो 500 का ये बेसिकली ऐड हो जाएगा इनफ्लो। इसके बाद एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स हैं, लेकिन इनमें हमने मार्क किया था कि इसमें फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूडेड हैं 112,000 और 48,000 के रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली जो फाइनेंस चार्जेस तो इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन में यूज़ होंगे, तो इन एक्रूवल्स में से फाइनेंस चार्जेस से रिलेटेड जो अमाउंट है एक्रूड की वो सेपरेट कर देंगे, इनको निकाल कर बाकी का इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो 680 जो क्लोजिंग है उसमें से 112 जो इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग है वो माइनस कर दिया, और ओपनिंग 660 के एक्रूवल में से 48 जो इंटरेस्ट रिलेटेड है वो एक्सक्लूड कर दिया। तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ रहा है 44 का आउटफ्लो। तो जब हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी इंकॉर्पोरेट कर ली, क्योंकि एक टैक्स रह गया, टैक्स जो है वो तो टैक्स पेड की कैलकुलेशन के अंदर यूज होगा। तो अब सिंपली हमारे पास जो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हो गए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ऑल दिस अमाउंट 16232। इस फिगर को हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। अब हमें इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड की फिगर लेनी है। तो इसमें एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम टी अकाउंट बनाएं, लेकिन हमने आपके साथ एक शॉर्टकट डिस्कस किया था कि जब एक्रूवल प्रीपेमेंट के साथ डील करना हो तो एक्सपेंस में अगर ओपनिंग एक्रूवल ऐड करें और क्लोजिंग एक्रूवल लेस कर दें तो कैश पेड की फिगर आ जाती है। ये सेम अप्रोच हम इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड दोनों पर अप्लाई करेंगे। सो इंटरेस्ट पेड के बारे में देखते हैं डाटा। तो पॉइंट नंबर 4 में सब कुछ इंटरेस्ट के बारे में बताया कि 1100 का एक्सपेंस है, ओपनिंग एक्रूवल 48 का है और क्लोजिंग एक्रूवल 112 का है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की दैट इज 1036,000। टैक्स के बारे में देखते हैं। तो टैक्स का एक्सपेंस गिवन है 2945 और ओपनिंग एक्रूवल है 500, क्लोजिंग एक्रूवल है 650। तो बेस्ड ऑन दैट 2795। तो जब हमने ये सेपरेट डिस्क्लोजर्स भी इंकॉर्पोरेट कर लिए तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटल आ जाएगा
दैट वुड बी 12401 पॉजिटिव यानी इनफ्लो। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं विच इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इसके अंदर हमारा फोकस नॉन करंट एसेट्स पर होगा। तो नॉन करंट एसेट्स के लिए हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाकर इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एसेट है तो डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्रेडिट साइड पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद जो मज़ीद रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो एक तो क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्पोजल के बारे में बताया हुआ है। तो बुक वैल्यू जो डिस्पोजल की है वो 5.2 मिलियन है। तो इस डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर डेप्रिसिएशन की फिगर बताई हुई है 7,350,000, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट पर गिवन है तो डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट के अंदर आ जाएगी। देन रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हो रहा है और 0 से 4,000 हो रहा है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर ये सरप्लस राइज हुआ। तो टोटल कर लेते हैं 33,950। दूसरी साइड पर भी सेम अमाउंट आ जाएगी। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट पता चलेगी जो हमारे कैश के एडिशन हुए। तो 14,150 का आउटफ्लो हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए। इसके अलावा सेल प्रोसीड जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली हमें बताई हुई हैं। कि 4.8 मिलियन हमें रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें से 1800,000 अभी भी रिसीवेबल है। तो जो हमें कैश में पैसे रिसीव हुए हैं वो 4800,000 माइनस 1800,000। तो कैश में जो इनफ्लो हुआ दैट इज 3,000। तो नॉन करंट एसेट्स में तो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था। करंट एसेट के अंदर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई भी तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं होगी। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम कंक्लूड अब कर सकते हैं। तो इसका टोटल बन जाएगा 11,150 आउटफ्लो। नेक्स्ट हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अंदर हम इक्विटी और बोरिंग्स को देखेंगे। तो शेयर कैपिटल में हमें क्लियरली चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वन भी गिवन है कि बोनस शेयर भी इशू हुए हैं पहले और राइट शेयर इशू हुए बाद में। अब बोनस शेयर क्योंकि पहले इशू हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम तक तो शेयर प्रीमियम का अकाउंट अवेलेबल ही नहीं था। तो बोनस इशू जो हुआ होगा वो रिटेन अर्निंग से हुआ होगा, और बाद में जो राइट शेयर इशू हैं उनकी वजह से हमारे पास शेयर प्रीमियम राइज हुआ। तो इसमें आसान तरीका वही होता है कि हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाएं और उसकी बेस पर अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिगर्स को लिखें। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का कंबाइन अकाउंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 10,000, शेयर प्रीमियम का 0। इसी तरह शेयर कैपिटल का क्लोजिंग है 12,400 और प्रीमियम का है 1,400। अब बोनस इशू जो हुआ होगा उसकी एंट्री होती है रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग की वजह से, और वो 10% का बोनस इशू बताया हुआ है। तो शेयर कैपिटल 10,000 का था तब तक, तो उसका 10% बनेगा 1,000। अब अगर हम टोटल्स करते हैं तो 13,800 का टोटल आ रहा है। यही टोटल दूसरी साइड पर भी हमें मेंशन करना चाहिए। अब एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट पता चलेगी जो शेयर इशू में हमारे पास कैश की वजह से आई है, यानी राइट इशू में आई है। दैट इज 2,800। तो ये कैश इनफ्लो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। इशू ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन
वर्किंग टू 2800। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट है हमारे पास और हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दिस हम अगर रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमें डिविडेंड की वैल्यू मिल सकती है। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे 12440 और क्लोजिंग बैलेंस भी मेंशन कर देते हैं 13450। प्रॉफिट जो हमें आफ्टर टैक्स है जो रिटर्निंग में ऐड होगा 6010। और एक हमने जिस तरह से यहाँ पे बोनस इशू देखा है तो इसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो रिटर्निंग डेबिट भी होगी सेम 1000 से। अब टोटल्स करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है दैट इज़ 18450। सेम हम मेंशन कर देंगे डेबिट साइड पर भी और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो हमें अमाउंट पता चलेगी जो हमने डिविडेंड के तौर पर पे की दैट इज़ 4000। तो डिविडेंड पेमेंट का आउटफ्लो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इक्विटी के बाद अब बोरिंग्स को देखते हैं। तो बोरिंग्स में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5000 से 4100 पर आ गया। तो इसका मतलब है कि लोन की रीपेमेंट हो गई है। 900,000 से आउटफ्लो हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग का जब हम अब टोटल करेंगे दैट वुड बी 2100 आउटफ्लो। तो जब हमारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं तो हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बेस्ड ऑन दिस हमारा जो नेट इम्पैक्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर दैट इज़ 849 डिक्रीज। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेंशन करेंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड ले लेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन में देखते हैं कि फिगर है 3204। तो हमारे पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड आ रहे हैं वो 2355 के आ रहे हैं। तो क्या ये मैच कर रहे हैं? तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें कैश एंड बैंक की फिगर के साथ मैच भी हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का भी आइडिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने आपके साथ अभी कंप्लीट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।